हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये थर्ड एपिसोड है। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने पुराने एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब ये प्रॉपर्टीज क्या हेल्प करती हैं हमारी? इन प्रॉपर्टीज की मदद से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिनसे डिटर्मिनेंट को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी 1 इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट है 2 4 3 1 0 2 एंड अगेन 2 4 3। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखें तो इसमें रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। रीजन दे देना आपने, बिकॉज R1 एंड R3 आर सेम, और यू कैन राइट आइडेंटिकल। अब इसको हम अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते तो हम इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते? हम सबसे पहले साइन हाईलाइट करते। से मैं R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं साइन हाईलाइट करता, प्लस माइनस प्लस, और फिर इसको करते हैं हम दिस +2 इंटू 0 2 4 3, देन नेक्स्ट एलिमेंट -4 इंटू 1 2 2 3, एंड नेक्स्ट एलिमेंट +3 इंटू 1024 1024। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते तो इसको लिखते +2 इंटू दिस, तो दैट इज 0 इंटू 3 0, माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट 4 to the 8, देन -4। इसको सॉल्व करते तो 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, +3, तो ये आ जाता 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता आपका 2 इंटू -8 -4, 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1, +3 एज इट इज, 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो दैट कम्स आउट टू बी -16 माइनस माइनस +4 +12। So -16 +4 +12 that is equal to 0, because 12 plus 4 that is equal to 16, and 16 minus 16 that is equal to 0। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी कि if any two rows or any two columns of a determinant are same, then value of the determinant is 0। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो प्रॉपर्टी 2 is if any two rows or columns of a determinant are proportional, that means all corresponding elements are in same ratio, then again the value of the determinant is 0। आइए अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। से योर 3x3 डिटर्मिनेंट इज, फर्स्ट कॉलम इज से 1 3 4 2 1 3। अब हम जो कॉलम 3 है वो इसके प्रोपोर्शनल ले लेते हैं कोई भी। तो ये 1 है तो से 3 के मल्टीपल पे ले लेते हैं। तो 1 है तो ये हो जाएगा 3, ये 3 है तो 3 के मल्टीपल पे ये 9, ये 4 है तो ये मल्टीपल पे 12। तो अब यहां पे कॉलम 1 और कॉलम 3 आपस में प्रोपोर्शनल है, 3 के मल्टीपल पे है, 1 इंटू 3 3 इंटू 3 4 इंटू 3। तो इस डिटर्मिनेंट का स्ट्रेट में आंसर 0 हो जाएगा। रीजन हम लिख देंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। अगर इस डिटरमिनेंट को हम नॉर्मल मेथड से एक्सपेंड करते तो हम क्या करते? सपोज मैं इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं इसके साइन हाईलाइट करता, तो दिस साइन विल बी प्लस माइनस प्लस,
और इसको एक्सपेंड करके लिखता +1 इंटू 19312, देन -2 इंटू 39412, देन +3 एंड 3143। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो आता 1 और ये 12 माइनस यहां पे -2, 12 3 36 माइनस +3 इंटू 9 माइनस 4 1 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 12 माइनस 27 इज इक्वल टू यस -15 -2 as it is, 36 minus 36 that is equal to 0, plus 3 9 minus 4 that is equal to 5. So that comes out to be -15 minus 0 plus 3 5s are 15, which comes out to be 0. तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि if any two rows or any two columns of a determinant are proportional, then value of the determinant is 0. यहां पे एक बात और देख लीजिए कि जो ये प्रॉपर्टीज की नंबरिंग है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 3, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर 0, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर कोई भी रो पूरी की पूरी 0 या कोई भी कॉलम पूरे का पूरा 0 हो तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से वेरीफाई करके देखते हैं। से हमारे पास 3 क्रॉस 3 का कोई डिटर्मिनेंट है 2 1 4 0 0 0 6 1 9। अब इस डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी के हिसाब से सीधा सीधा आंसर 0 है। रीजन लिख देंगे बिकॉज R2 एलिमेंट्स आर ऑल 0। अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से एक्सपेंड करते तो हम क्या करते, इसको रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते। रो 2 के पहले सबसे पहले हम साइन हाईलाइट करते तो दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन नेगेटिव 0 इंटू 1 4 1 9, देन पॉजिटिव 0 इंटू 2 4 6 9, देन -0 इंटू 2 1 6 1। बट हमें पता है कि 0 इंटू एनीथिंग 0, यहां पे भी 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, सो आंसर इज 0। तो ये तो है वो प्रॉपर्टीज जिनसे हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा। सिर्फ डिटर्मिनेंट को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा। अब बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज की जिनसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली अगर हम इसको बोले तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। दैट मीन्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। आइए अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखते हैं। लेट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू से कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 1 2 1 2 1। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहता हूं तो मैं इसके साइन हाईलाइट करता तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -0 इंटू 2 3 2 1, देन +1 इंटू 1 3 1 1, देन -2 इंटू 1 2 1 2 1 2। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते तो 0 इंटू एनीथिंग 0 गॉन। इसको सिंप्लीफाई करते तो 1 -3 और ये आता -2 2 -2,
तो दैट कम्स आउट टू बी 0 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2 और -2 इंटू 0, तो ये आ जाता है आपका 0 -2 एंड 0, दैट कम्स आउट टू बी -2। तो यहां पे हमारे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2। तो अब हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो दैट विल बी, अब ये हमारी ए मैट्रिक्स थी, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रोज को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये 1 2 3 फर्स्ट रो है, इसको बना लेते हैं फर्स्ट कॉलम। ये हमारा सेकंड रो है, इसको बना लेते हैं सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो है, इसको बना लेते हैं थर्ड कॉलम, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आप जल्दी से इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। यस, -2। तो यहां से हमने देखा कि ए डिटर्मिनेंट भी -2 है और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी -2 है। सो दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड द प्रॉपर्टी दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो यहां पे सम ऑफ टू टर्म्स है, a प्लस a1, b प्लस b1, c प्लस c1। तो इसको हम ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले डिटर्मिनेंट को कैसे लिखना है, a b c, ये वाली रो एज इट इज और ये वाली रो भी एज इट इज, प्लस ये वाले एलिमेंट्स a1 b1 c1 d e f एज इट इज एंड g h i एज इट इज। सो दैट मीन्स कि हम ऐसे किसी डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। आइए अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिटर्मिनेंट है a प्लस a1, b प्लस b1, c प्लस c1, d e f g h i। अगर आपको इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन हाईलाइट करेंगे, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन। तो इसको कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वी विल राइट a प्लस a1 इंटू E F H I। अब नेक्स्ट एलिमेंट माइनस b प्लस b1 इंटू इस रो और इस कॉलम को हाइड करके d f g i। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, प्लस c प्लस c1 इंटू d e g h। अब इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट है a प्लस a1 और ये इसके साथ पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पे मैं हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो दैट मीन्स आई कैन राइट a इंटू ई एफ एच आई, और साथ ही मुझे लिखना है प्लस a1 इंटू दिस, तो मैं उसको थोड़ा सेपरेट करके यहां पे लिख लेता हूं, प्लस a1 इंटू ई एफ एच आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। अब यहां पे ये माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले उसको लिख लेते हैं, तो माइनस बी इंटू डी एफ जी आई, और साथ ही उसके बाद माइनस b1 इंटू ये है, उसको वहां पे सेपरेट करके लिख लेता हूं, तो माइनस b1 डी एफ जी आई डिटर्मिनेंट ऑफ दैट। नेक्स्ट हमारे पास यहां से प्लस c इंटू दिस, तो यहां से आ गया प्लस c इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी ई जी एच, और यहां पे ये प्लस c1 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट वहां पे सेपरेट करके लिख लेता हूं, तो c1 इंटू डी ई जी एच। तो यहां पे मैंने बेसिकली किया क्या है कि इसको एक्सपेंड किया है, a वाली टर्म्स अलग कर ली,
ये सारी, और A1 B1 C1 वाली टर्म्स अलग कर ली। अब हम ध्यान से देखें तो क्या मैं इस सेगमेंट को लिख सकता हूं A B C D E F G H I डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, और इस सेगमेंट को क्या मैं लिख सकता हूं A1 B1 C1 D E F G H I। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, प्लस माइनस प्लस, सो दैट विल बी प्लस A इंटू E F H I माइनस B इंटू D F G I प्लस C इंटू D E G H। तो दैट मीन्स ये जो एक्सपेंशन है ये इस डिटरमिनेंट की है, तो मैं इसको एज दिस डिटरमिनेंट भी लिख सकता हूं। सिमिलरली ये जो एक्सपेंशन है ये इस डिटरमिनेंट की है, तो मैं इसको ये वाला डिटरमिनेंट दैट मीन्स A1 B1 C1 D E F G H I लिख सकता हूं। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि इसको ब्रेक करके हम दो डिटरमिनेंट्स के सम की तरह लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू सम अदर रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। मतलब क्या है इसका, यदि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, से 3x3 का डिटरमिनेंट है A B C D E F G H I, तो मैं इसके किसी कॉलम में या किसी रो में किसी और कॉलम या रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे इस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को K से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड कॉलम को अगर K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा KB KE KH, और उसको फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देते हैं। तो दैट मीन्स हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस K टाइम्स C2। तो उससे हमें कौन सा डिटरमिनेंट मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डेल्टा 1, दैट विल बी, अब हमने C1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया तो C1 चेंज हो जाएगा A प्लस K टाइम्स B, D प्लस K टाइम्स E, G प्लस K टाइम्स H, और ये वाले दोनों कॉलम एज इट इज। तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम में ऐड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। सेम केस हालांकि रोज पे भी अप्लाई होता है। तो आइए अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहां पे डेल्टा 1 जो है वो है हमारा A प्लस KB, D प्लस KE, G प्लस KH और BEH CFI। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उस हिसाब से क्या मैं इसको ब्रेक करके एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख सकता हूं, क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं। तो ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट A D G, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज BEH CFI प्लस ये वाले एलिमेंट्स दैट मीन्स KB KE KH, और यहां से ये वाले कॉलम एज इट इज दैट मीन्स BEH और CFI। ये हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट्स के सम की तरह लिख दिया अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस प्रॉपर्टी। अब इसको फर्दर मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला डिटरमिनेंट एज इट इज A B C D E F G H I, और इस डिटरमिनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड कॉलम। कैसे, क्योंकि जो सेकंड कॉलम है वो है BEH और जो फर्स्ट कॉलम है वो उसका
मल्टीपल है, जैसे b का मल्टीपल kb, e का मल्टीपल ke, h का मल्टीपल kh। दैट मीन्स ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है, और अगर दो कॉलम या दो रोज आपस में प्रोपोर्शनल होती है तो डिटरमिनेंट का आंसर स्ट्रेट वे क्या होता है? 0। तो दैट मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो यानी कि जो नया डिटरमिनेंट हमारा बना था उसका आंसर प्रीवियस डिटरमिनेंट के बराबर आ गया। सो दैट प्रूव्स आवर प्रॉपर्टी। आइए अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे हमारी हेल्प कर सकती है डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने में। क्वेश्चन है इवेल्युएट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो अब जब बात एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की चली चुकी है तो यहां पे आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि कहीं कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल तो नहीं है। सेकंड पॉइंट आपने देखना है कि क्या किसी रो या किसी कॉलम से कोई स्केलर मल्टीपल कॉमन आ रहा है या कोई कॉमन फैक्टर है। तीसरा आपने चेक करना है कि क्या किसी रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम किसी और रो में अगर ऐड करते हैं तो कुछ कॉमन निकल के आ सकता है। हम ये ऑपरेशन तीनों रोज पे भी लगा सकते हैं, और अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है तो दोनों रोज पे भी लगा सकते हैं। अगर कोई 4/4 का डिटरमिनेंट है तो चारों रोज पे भी इकट्ठे लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने चेक करना है कि क्या ये डिटरमिनेंट किसी स्पेशल टाइप का तो नहीं है। स्पेशल टाइप के डिटरमिनेंट हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, उनमें हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 5, आपने किन्हीं भी रोज में और किन्हीं भी कॉलम्स में 2 जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। आइए अब प्रॉपर्टीज की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने देखना है कि क्या कोई दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हैं? नहीं। क्या हम किसी रो में से या किसी कॉलम में से कोई कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं? इस केस में नहीं। तो और थर्ड हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं भी रोज को या किन्हीं भी कॉलम्स को आपस में किसी स्केलर मल्टीपल से करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं अगर तीनों रोज को ऐड कर लूं या तीनों कॉलम्स को ऐड कर लूं तो क्या कुछ हो सकता है? चेक करते हैं। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अप्लाई करके देखते हैं ऑपरेशन। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्रॉपर्टी हमने लगाई है R1 के ऊपर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये R1 का है एलिमेंट a माइनस बी प्लस R2 का एलिमेंट b माइनस सी प्लस R3 का एलिमेंट c माइनस ए। सिमिलरली यहां पे ये आ जाएगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और यहां पे आ जाएगा c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। सेकेंड रो और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो एज इट इज b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, एंड लास्ट रो इज c माइनस a माइनस b माइनस सी। अब अगर हम इसको देखें तो यहां पे a माइनस ए कैंसल आउट, माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट, माइनस सी प्लस सी कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 0। सिमिलरली यहां पे माइनस सी प्लस सी गॉन, माइनस ए प्लस ए गॉन, बी एंड माइनस बी 0, और सिमिलरली यहां पे भी 0। और ये सेकंड रो b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, और थर्ड रो c माइनस a माइनस बी एंड b माइनस सी। अब यहां पे इस डिटरमिनेंट में हमारी ये पूरी की पूरी रो R1 जो है वो पूरी की पूरी 0 है, तो आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन को देख के साफ पता लगता है कि क्वेश्चन देखकर आपने घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन जितना डरावना लगता है उसका सॉल्यूशन उतना ही इजी होता है। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन
ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट। तो दैट मीन्स हमारी प्रॉपर्टी है ए इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। आइए इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। सो लेट ए मैट्रिक्स इज 2 1 1 3, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स है कोई 4 -1 2 3। तो प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ए बी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो ए बी मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट करना आपको आता है, कैसे करते हैं इसको प्रोडक्ट? दिस रो इंटू दिस कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो दैट विल बी 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। तो 2 इंटू -1 दैट इज -2 प्लस 1 इंटू 3। अब नीचे वाले एलिमेंट्स देखते हैं। तो इस रो को पहले इस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू दिस एलिमेंट, तो दैट इज 3 3 9। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स 8 प्लस 2 दैट इज 10, -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू +1, 6 प्लस 4 10 एंड 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि a इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो दैट विल बी 10 1 10 8। इसको सॉल्व करना आपको आता है। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। तो दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट दैट इज 80 माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट दैट इज 10। तो 80 माइनस 10 दैट इज 70। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। दैट इज ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब हो गया ए डिटर्मिनेंट मीन्स 2 1 1 3 का डिटर्मिनेंट, और बी डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया 4 -1 2 3 का डिटर्मिनेंट। इसको अगर सॉल्व करें तो 6 -1, इसको सॉल्व करें तो 12 -2। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 6 -1 दैट इज 5, और यहां पे 12 -2, तो 12 -2 दैट इज 12 प्लस 2 दैट इज 14, एंड 14 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 70। तो यहां पे हमने देखा कि ए बी का डिटर्मिनेंट वो भी 70, ए इंटू बी डिटर्मिनेंट वो भी 70। तो इससे हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है कि ए इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो यहां पर अब तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखी हैं, जिनमें आपको डिटर्मिनेंट को देखते ही पता लग जाता है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा। उसके बाद हमने वो प्रॉपर्टीज देखी जिससे डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज की जिनसे डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई तो हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और हमने उसकी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है, तो जो डिटर्मिनेंट की न्यू वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का 1 2 4 1 3 2 0 1 2, और हमने इसकी रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करके कोई नया डिटर्मिनेंट बनाया है, से डेल्टा 1। हमने ऑपरेशन क्या लगाया इसके ऊपर, R1 एंड R3 आर इंटरचेंज्ड। तो हमने क्या किया, जो R1 है उसको बना दिया R3, R2 को हमने रखा एज इट इज, और जो R3 है उसको बना दिया हमने R1। दैट मीन्स R1 एंड R3 आर इंटरचेंज्ड।
तो इस केस में हमने देखना है कि जो भी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की होगी, तो अगर हम उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो आंसर इस डिटरमिनेंट का है या नहीं। तो पहले डेल्टा निकाल के देखते हैं। तो डिटरमिनेंट मैं एक्सपेंड करता हूं, आप भी मेरे साथ एक्सपेंड कीजिए और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले साइन हाईलाइट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दैट विल बी विच इज इक्वल टू 4। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या उसका आंसर -4 आता है या नहीं। तो डेल्टा 1 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, आप भी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिए और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहां पे हमने देखा कि डेल्टा 1 का आंसर आ गया -4। सो देयरफॉर रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड कि न्यू डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द ओरिजिनल डेल्टा। तो यानी कि अगर हम किन्हीं भी दो रोज को फ्लिप करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो डिटरमिनेंट का साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका आंसर जैसे -4 आया, तो अगर हम फर्दर इसमें कोई भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके +4 आ जाएगा। यहां पे ध्यान एक और बात का रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे हमने बोला एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड। जो पहले हमने प्रॉपर्टी की थी उसमें ऑल रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब वहां पूरे का पूरा ट्रांसपोज था। यहां पे सिर्फ दो रोज या दो कॉलम्स की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9, दैट इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सो फॉर्म्ड इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, से दिस डिटरमिनेंट 1 2 4 1 3 2 0 1 2, और आपने इसकी सेकंड रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने इसकी सेकंड रो को नॉन जीरो स्केलर k से मल्टीप्लाई कर दिया है और उस डिटरमिनेंट का नाम दे दिया हमने डेल्टा 1। तो उस केस में डेल्टा 1 जो है वो किसके बराबर होगा, k टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। आइए अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो इस केस में पहले हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू, डेल्टा 1 मीन्स 1 2 4 k 3k 2k 0 1 2। अब यहां पे थर्ड रो में मुझे एक 0 नजर आ रही है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेता हूं। मेरे साथ जल्दी से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। फॉर k राइट आंसर। अब निकालते हैं डेल्टा की वैल्यू। सो डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 4 1 3 2 0 1 2। इसे हम थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो दैट विल बी प्लस माइनस प्लस। जल्दी से इसको एक्सपेंड करिए और आंसर बताइए। विच इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमें डेल्टा 1 की वैल्यू मिल गई 4k और डेल्टा की वैल्यू मिल गई 4। तो यहां से क्लियरली रिलेशन एस्टेब्लिश होता है कि डेल्टा 1 दैट इज इक्वल टू 4k इन दिस केस इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा। अब आपने इस डिटरमिनेंट का आंसर अभी अभी निकाला है 4। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे इसका आंसर आपने बिना सॉल्व किए हुए बताना है। डेल्टा 2 इज से 1 2 4 1 3 2 0 5 10। क्या होगा इसका आंसर? अगर हम ध्यान से देखें तो इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में फर्क क्या है। पहली रो 1 2 4 1 2 4 सेम, दूसरी रो 1 3 2 1 3 2 सेम। यहां पे थर्ड रो है 0 1 2 और यहां पे है 0 5 10। दैट मीन्स ये रो को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 इंटू 5 0,
1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10। तो यानी कि जो थर्ड रो है वो इसकी 5 से मल्टीप्लाई की हुई रो है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 4, सो आंसर विल बी 20। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो हमने एज इट इज लिख ली 1 2 4, सेकेंड रो भी हमने एज इट इज लिख ली। अब थर्ड रो में से हम 5 कॉमन आउट ले सकते हैं। तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन आ गया। 5 में से जब आपने 5 कॉमन ले लिया है तो यहां पे बचेगा 1, और 10 में से जब आपने 5 कॉमन लिया तो यहां बचा 2। सो ये 5 एज इट इज, और ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, दैट इज 4। सो 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20। यहां हमने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैट्रिसेस के केस में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी की पूरी मैट्रिसेस को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सिर्फ एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 1 3। तो यहां पे 5 ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, 5 ए का मतलब क्या होगा, हर एक एलिमेंट को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 5 2 द 10, 5 5 1 द 5 एंड 5 3 द 15। लेकिन अब अगर बात करें ए डिटर्मिनेंट की, तो ए डिटर्मिनेंट होगा यहां पे 2 1 1 3 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट। और अगर मैंने निकालना है 5 इंटू ए डिटर्मिनेंट, 5 इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो उसका मतलब यह है कि मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करूं। किस रो या कॉलम को करना है वो मर्जी आपकी, लेकिन आप सिर्फ एक रो या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो फर्स्ट रो मैंने एज इट इज लिख ली, तो 5 1 5 एंड 5 3 15। तो 5 इंटू ए डिटरमिनेंट मीन्स किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बोनस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 10, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन determinant of A is equal to product of its diagonal elements। तो हम इसे एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। Let A is a diagonal matrix। तो कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, से 1 0 0 0 3 0 0 0 5। अब डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है कि जिसके एलिमेंट्स A11 A22 A33, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स A11 A22 A33 वो कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो यहां पे A डिटर्मिनेंट हो जाएगा, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 3 0 0 0 5। अब से मैं इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, तो वो पहले साइन हाईलाइट करने होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे +1 इंटू 3 0 0 5, -0 इंटू एनीथिंग 0, +0 इंटू एनीथिंग 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 15 -0, सो दैट कम्स आउट टू बी 15। तो आंसर आ गया आपका 15। अब अगर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करें तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट का मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 15। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अगर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ा जाए तो वो स्टेज भी आती है जब क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको 2 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। रिवाइज करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। और दूसरा रूल है रिमेंबर रूल नंबर 1। अब आपका काम है कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को रिवाइज करना है और इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 4.2 ट्राई करनी है।
यहां पे ट्राई से मेरा मतलब है कि आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, बेशक आपसे सॉल्यूशन उसका निकले या ना निकले। सॉल्यूशन तो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन आपने हर एक क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से ट्राई जरूर करना है।